पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राजस्थान वन अधिनियम 1953 के तहत आरक्षित वन और संरक्षित वन में यदि कोई व्यक्ति कब्जा करता है तो उसको कब्जा करने से रोकने के लिए आरक्षित वन में धारा 26(1) और संरक्षित वन में धारा 32 के तहत बनाए गए नियमों के तहत अपराध बुक करके और उस व्यक्ति के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की जा सकती है। तो इस प्रकार से कोई आदमी आरक्षित वन और संरक्षित वन में कब्जा कर ही नहीं सकता है, उसके ऊपर अतिक्रमण कर ही नहीं सकता है। इसके अलावा इस वन अधिनियम में यदि वन भूमि की सीमा पर लगे बाउंड्री पिलर और कोई सीमा चिन्हों को नष्ट करता है, तोड़ता है और उसके साथ छेड़छाड़ करता है तो उसके लिए धारा 63 के तहत बुक किया जा सकता है और ये बहुत ही जो सीरियस ऑफेंस होता है। तो अतिक्रमी जब अतिक्रमण करने के लिए वन भूमि में प्रवेश करता है या भूमि साफ करता है या भूमि तोड़ता है या पत्थर खोदता है तो उसको उसी समय उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है, तो वो अतिक्रमण कर नहीं पाता है। लेकिन यदि अवर्गीकृत वन भूमि है, यानी कि न तो आरक्षित वन है न संरक्षित वन है, केवल वन विभाग के स्वामित्व की भूमि है और उस पर यदि कोई व्यक्ति अतिक्रमण करता है, कब्जा करता है, तो उस कब्जे को हटाने के लिए और उसको बेदखल करने के लिए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्रवाई करने के प्रावधान है। और इस धारा में जो पावर तहसीलदार को होते हैं वो पावर सहायक वन संरक्षक को दिए गए हैं। इसके अलावा यदि आरक्षित वन और संरक्षित वन में भी कब्जे चले आ रहे हैं तो वो उन कब्जों को भी इस धारा 91 के तहत हटाने और अतिक्रमण को बेदखल करने के प्रावधान है और वो उनको किया जा सकता है। तो धारा 91 के तहत जो शक्तियां तहसीलदार को दी गई है वह शक्तियां वन भूमि के अतिक्रमण के मामलों में सहायक वन संरक्षक को दी गई है। वो मैं इस पे डिस्प्ले कर रहा हूं आदेश। अब यह है कि वन भूमि पर अतिक्रमण कब से किए हुए हैं। यदि 1980 से पहले के अतिक्रमण किए हुए हैं और वे अतिक्रमण रेगुलाइजेशन करने के लिए पात्र नहीं थे, उस समय अपात्र थे, तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत 1990 में भारत सरकार वन मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी की थी जिसके अनुसार 1980 से पहले के जो अतिक्रमण किए हुए हैं और वे नियमित करने के लिए पात्र नहीं है, उन अतिक्रमणों को जो तुरंत हटाने के लिए निर्देश दिए गए हैं और जो अतिक्रमण 1980 के बाद किए हुए हैं उन अतिक्रमणों को भी तत्काल हटाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद 2006 में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारियों की मान्यता अधिनियम 2006 के लागू हो जाने के बाद 13 दिसंबर 2005 से जो पूर्व के अतिक्रमण किए हुए थे उन अतिक्रमणों में जिन लोगों को वन अधिकारियों का पट्टा मिल गया है वो उनको छोड़कर शेष अतिक्रमणों को जो तुरंत हटा देना चाहिए था। लेकिन आज स्थिति यह है कि वो उस समय के अतिक्रमण भी पूर्ण रूप से आज हटे नहीं है। ये इन अतिक्रमणों के लिए या तो सहायक वन संरक्षक को किसी ने रिपोर्ट ही नहीं की है या सहायक वन संरक्षक के कार्यालय में ये प्रकरण लंबे समय से पेंडिंग ही पड़े हैं या जिन प्रकरणों पे सहायक वन संरक्षक ने आदेश दे दिए हैं
उन आदेशों की पालना ही नहीं हुई है। इस प्रकार वन भूमि अभी तक अतिक्रमणों से मुक्त नहीं हुई है। तो अब इसके लिए वन अधिकारियों को चाहिए कि जैसे ही किसी भी स्तर के वन अधिकारी के ध्यान में कोई अतिक्रमण आता है तो उसकी तुरंत रिपोर्ट संबंधित सहायक वन संरक्षक को कर देनी चाहिए, ताकि सहायक वन संरक्षक उसके ऊपर धारा 91 के तहत कार्रवाई आरंभ कर दे। और यदि सहायक वन संरक्षक स्वयं के कोई अतिक्रमण की घटना ध्यान में आती है तो वो सुओ मोटो भी कार्रवाई कर सकता है और उसके ऊपर आदेश जारी कर सकता है। तो अब इसके लिए अपने को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का अवलोकन करना चाहिए। सेक्शन 91 भूमि पर अनाधिकृत कब्जा। कोई व्यक्ति जिसने भूमि पर बिना किसी विधि संगत प्राधिकार के अधिवास कब्जा कर रखा हो या अधिवास रखता चला आ रहा हो तो उसे अतिचारी समझा जाएगा। वह वहाँ के तहसीलदार द्वारा उसकी इच्छा से या स्थानीय प्राधिकारी के आवेदन पत्र पर जिसके पास ऐसी भूमि रखी गई है तुरंत बेदखल किया जा सकता है और उस भूमि पर खड़ी किसी भी फसल या भवन या अन्य निर्माण को उस पर एकत्रित की गई किसी वस्तु को यदि उसे तहसीलदार द्वारा समय पर इस प्रयोजनार्थ युक्त समय में नहीं हटा लिया जावे तो राज्य सरकार द्वारा जब्त किया और ऐसी किसी फसल की स्थिति में ऐसी रीति से जैसा वो उचित समझे वह अन्य स्थितियों में जैसा कलेक्टर आदेश दे उसका व्ययन कर दिया जाएगा। ठीक है। परंतु तहसीलदार ऐसे भवन या अन्य निर्माण कार्य को जब्त करने का आदेश देने के स्थान पर उसे पूर्णतः अथवा उसके किसी भाग को गिराने का आदेश दे सकता है। सब सेक्शन 2 ऐसा अतिचारी प्रत्येक कृषि वर्ष के लिए जिसमें वह पूरे साल या उसके कुछ भाग में पूरी भूमि या उसके किसी भाग पर अवैधानिक कब्जे में रहा हो अतिक्रमण के प्रथम कार्य के लिए वार्षिक किराए या लगान के 50 गुणे तक शास्ति का जैसी स्थिति हो के दायित्व अधीन होगा। तत्पश्चात से प्रत्येक अतिक्रमण कार्य के लिए तहसीलदार के आदेश से 3 माह तक के लिए सिविल जेल का और उपयुक्त सीमा तक शास्ति का उत्तरदायी होगा। ऐसी शास्ति राशि भू राजस्व की बकाया के तौर पर वसूल की जाएगी। तो दूसरी बार ऐसा कुछ वो करता है तो उसको 3 महीने तक की जेल का सजा सुना सकता है और ऐसी शास्ति भी दे सकता है। सब सेक्शन 3 जहाँ कोई अतिचारी जिसे उपधारा 2 के अंतर्गत सिविल जेल भेजने की आज्ञा दी गई है सिविल जेल की आज्ञा जारी करने वाले तहसीलदार का समाधान कर दे कि वह अपील करना चाहता है तो वह तहसीलदार ऐसे अतिचारी को उसकी अवधि के लिए जितनी वह अपील प्रस्तुत करने के लिए और अपील न्यायालय से स्थगन प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समझे अपने मुचल के पर छोड़ने की आज्ञा दे देगा और इस प्रकार मुचल के पर छूटे रहने की अवधि तक वह आज्ञा निलंबित समझी जाएगी। यदि कोई आदमी कहता साहब मैं जो अपील करूंगा और इसके ऊपर स्टे लगाऊंगा तो वो उसको बॉन्ड पे छोड़ सकता है। सब सेक्शन 3 का उपधारा 2 के अंतर्गत बेदखली की कार्रवाई करने से पूर्व उस व्यक्ति पर जिसके विषय में रिपोर्ट है कि उसने भूमि पर बिना विधि संगत अधिकार के अधिवास कर लिया है अथवा वह ऐसा अधिवास जारी रख रहा है एक नोटिस जिसमें भूमि को विनिर्दिष्ट करते हुए उसे या तो किसी निर्धारित तारीख तक भूमि खाली करने के लिए या अपील करने के लिए और कारण बताने के लिए उसे भूमि से बेदखल क्यों नहीं कर दिया जाए कहा गया हो विहित रीति से तामील कराएगा। निम्नलिखित में से किसी स्थिति में अर्थात जहाँ पर अतिचारी न तो भूमि खाली करता है न उपधारा 3 के अधीन जारी किए गए नोटिस के उत्तर में उपस्थित होता है अथवा ऐसे नोटिस के उत्तर में जहाँ अतिचारी भूमि को खाली नहीं करने और उपस्थित जाए परंतु ऐसा कोई कारण नहीं बताए अथवा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत कर दे जो कि जांच अथवा सुनवाई के पश्चात जैसा कि मामले की परिस्थितियों में आवश्यक हो रद्द कर दिया जाए तो खंड 2 के अधीन आने वाले मामलों में जब तक अतिक्रमणकारी भूमि को 1 सप्ताह के समय में खाली करने का आश्वासन नहीं दे और इतने समय में खाली नहीं करा दे तहसीलदार ऐसी भूमि से अतिचारी को हटाने की आज्ञा देगा और वहां से हटाएगा अथवा हटाने के लिए किसी व्यक्ति को प्रतिनियुक्त करेगा और उसका कब्जा ले लेगा। यदि तहसीलदार अथवा इस प्रकार के प्रतिनियुक्त किए गए व्यक्ति का ऐसी भूमि पर कब्जा करने में विरोध किया जाए या बाधा डाली जाए तो तहसीलदार उस क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट को
आवेदन करेगा और ऐसा मजिस्ट्रेट तहसीलदार को भूमि सौंपा जाना बाधित करेगा। तो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 का सेक्शन 91 को हमने पढ़ा और देखा। अब हम आते हैं किसी वन भूमि पर किए गए अतिक्रमण को खाली करवाने के लिए, अतिक्रमण को बेदखल करने के लिए क्या प्रक्रिया वन विभाग द्वारा अपनाई जाती है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो यह प्रक्रिया 3 स्टेज पे होती है। पहली स्टेज, जो वन अधिकारी वन भूमि का कस्टोडियन है, यानी कि जिसके चार्ज में वन भूमि है, वो उसके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई। दूसरी स्टेज है सहायक वन संरक्षक के स्तर पर, जो उस वन भूमि को बेदखल करवाने के लिए आदेश जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी है और उसको भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत तहसीलदार के पावर दिए हुए हैं। और तीसरी स्टेज है सहायक वन संरक्षक द्वारा दिए गए आदेश की पालना कर मौके से कब्जे को हटाना और अतिक्रमण को बेदखल करना। तो पहले हम आते हैं स्टेज 1 पे। तो स्टेज 1 पे जो बीट गार्ड होता है या जो नाका इंचार्ज होता है, रेंज अफसर होता है, जो फील्ड के अफसर होते हैं, इनके चार्ज में वन भूमि होती है। जब इनके ध्यान में आता है कि किसी वन भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है, अतिचार किया हुआ है और वो उस पर लगातार कब्जा लिए हुए है, तो उस कब्जे की पूरी वो है डिटेल इकट्ठी करेगा। तो सबसे पहले तो वन भूमि के स्वामित्व के बारे में दस्तावेज इकट्ठे करेगा। स्वामित्व के बारे में सबसे अच्छा दस्तावेज होता है कि वन विभाग को भूमि आवंटन का आदेश और वन विभाग के नाम जमाबंदी में दर्ज भूमि की नकल, वन विभाग के नाम किया गया नामांतरणकरण। यदि आवंटन आदेश, जमाबंदी की नकल और नामांतरणकरण में वन विभाग के नाम वह भूमि है, तो ये तीनों डॉक्यूमेंट वन भूमि को का स्वामित्व साबित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा यदि वन विभाग के नाम आवंटित नहीं है या भूमि का नामांतरण वन विभाग के नाम नहीं हुआ है या राजस्व विभाग की जमाबंदी में उस भूमि का के मालिकाना के लिए वन विभाग का नाम अंकित नहीं है, लेकिन वह भूमि आरक्षित वन सीमा के अंदर है और संरक्षित वन सीमा के अंदर है, तो ऐसे मामलों में आरक्षित वन की अधिसूचना और संरक्षित वन की अधिसूचना की प्रति और ब्लॉक फाइल जरूरी होती है। कुछ मामलों में वह भूमि किसी अभयारण्य या नेशनल पार्क के अंदर स्थित है, तो अभयारण्य और नेशनल पार्क के अंदर स्थित राजकीय भूमि पर अतिक्रमण के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में अलग से प्रावधान दिए हुए हैं, तो उसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे। तो वन भूमि के स्वामित्व के दस्तावेज संकलित होने के बाद उस अतिक्रमण के स्थान का मौका पंचनामा और नजरी नक्शा बनाया जाना चाहिए। तो नजरी नक्शे में उस वन भूमि में अतिक्रमण किस जगह पे है, वो उस जगह का एक ऑकुलरली मैप बनाया जाना चाहिए, उसके आस पड़ोस का वर्णन होना चाहिए और उसके कब्जे की पैमाइश करके और वो कब्जा कितने क्षेत्रफल में है वह अंकित होना चाहिए और उसके चारों ओर जीपीएस लोकेशन भी अंकित कर देनी चाहिए। इसके अलावा वहां का मौका पंचनामा बनाना चाहिए
मौका पंचनामा में वो मौका कहाँ स्थित है, मौके की स्थिति क्या है, वहाँ खेती हो रही है या भवन निर्माण चल रहा है या भवन निर्माण किया हुआ है या कोई व्यवसायिक की गतिविधि चल रही है, तो वहाँ की मौके की स्थिति क्या है वह पूर्ण रूप से मौका पंचनामा में होनी चाहिए। इसके अलावा कितने क्षेत्र में अतिक्रमण किया गया है उस क्षेत्र का माप भी होना चाहिए, और इसके अलावा वो उस भूमि की लोकेशन का विस्तृत विवरण भी उसमें मौका पंचनामा में होना चाहिए। तो मौका पंचनामा नजरी नक्शा और भूमि के स्वामित्व के दस्तावेज आदि करके इकट्ठे करके और बीट गार्ड या नाकेदार रेंज अफसर के माध्यम से एक प्रार्थना पत्र सहायक वन संरक्षक को भिजवाना चाहिए। उस प्रार्थना पत्र में अतिक्रमी का पूर्ण विवरण अंकित हो, अतिक्रमित स्थान का पूर्ण विवरण अंकित हो, भूमि का लीगल स्टेटस क्या है वह पूर्ण उसमें अंकित हो, कितने क्षेत्र में अतिक्रमण किया गया है वो उसके बारे में विवरण अंकित हो, और क्या पहले उस क्षेत्र में पहले भी अतिक्रमण किया हुआ है या पहला अतिक्रमण है इसके बारे में भी उसमें वो जानकारी हो। और इसके अलावा एक सूची दस्तावेज साथ में लगानी चाहिए कि भाई ये इस एप्लीकेशन को प्रमाणित करने के लिए ये दस्तावेज ये चीज प्रमाणित करेंगे, तो वो सूची दस्तावेज साथ लगनी चाहिए और एक सूची गवाह भी साथ लगा सकते हैं। तो यह एप्लीकेशन क्षेत्रीय अधिकारी के माध्यम से सहायक वन संरक्षक को पेश करनी चाहिए। जिस दिन कार्यालय समय होता है उस कार्यालय समय में प्रार्थी खुद जाकर के व्यक्ति सह सहायक वन संरक्षक को वो प्रार्थना पत्र पेश करे। यदि रेंज अफसर वो प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है तो रेंज अफसर स्वयं जाकर के वो प्रार्थना पत्र पेश करे, या रेंज असिस्टेंट के मार्फत वो प्रार्थना पत्र पेश ये करवाया जा रहा है तो रेंज असिस्टेंट स्वयं जाकर के सहायक वन संरक्षक के कार्यालय में जाकर के और उनके सामने उपस्थित होकर के और वो प्रार्थना पत्र पेश करे। प्रार्थना पत्र में निवेदन ये होना चाहिए कि फला व्यक्ति जो गैर सायल के नाम से है पुकारा जाएगा कि गैर सायल ने ये इतने बीघा या इतने हेक्टर में ये इस वन भूमि में इस प्रकार का अतिक्रमण इतने समय से कर रखा है जिसको बेदखल करवाने की कृपा करा लें। स्टेज दूसरी शुरू होती है जिसके अंदर यह है कि इस प्रकार का प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वयं सहायक वन संरक्षक के समक्ष कार्यालय समय में उपस्थित होकर के पेश करे। तो जब यह प्रार्थना पत्र सहायक वन संरक्षक के समक्ष पेश होता है तब इसके बाद में स्टेज 2 की कार्रवाई शुरू होती है जो सहायक वन संरक्षक द्वारा की जाती है। सहायक वन संरक्षक उस प्रार्थना पत्र को प्राप्त करके और उस प्रार्थना पत्र के पृष्ठ पर प्रार्थना पत्र पेश करने वाले का नाम, प्रार्थना पत्र पेश करने वाले का पद और प्रार्थना पत्र पेश करने के दिनांक और प्रार्थना पत्र पेश करने का समय अंकित कर देना चाहिए। इसके बाद इस प्रार्थना पत्र को 91 के प्रकरण के रजिस्टर में दर्ज कर इसका पंजीकरण कर लेना चाहिए। तो वो उस रजिस्टर में जिस क्रम संख्या पर यह प्रकरण दर्ज होता है वह क्रम संख्या इस केस का पंजीकरण नंबर होता है। तो प्रत्येक केस वाइज प्रकरण वाइज फिर एक पत्रावली खोल ली जानी चाहिए
उस पत्रावली में सबसे पहले ऑर्डर शीट के पन्ने लगाने चाहिए, जिसको उर्दू में फर्द अहकाम भी कहते हैं। और इस ऑर्डर शीट के प्रत्येक पन्ने पे अलग से पेज नंबर अंकित होने चाहिए। और इस ऑर्डर शीट में जो पहला इंदराज होता है वह जिस दिन प्रार्थना पत्र पेश होता है उस दिन की तारीख में इंदराज होता है। और वो हाँ इस प्रकार से कर सकते हैं। क्षेत्रीय वन अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट विरुद्ध अप्रार्थी श्री फला 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 के पेश किया गया जो प्रकरण अंतर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज कर अप्रार्थी फला 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 को नोटिस जारी किया जाकर मिसल दिनांक जो आगामी तारीख होती है को मुकाम कार्यालय सहायक वन संरक्षक पेश हो, यह करके उसके नीचे हस्ताक्षर करना चाहिए। तो ये इस तरह से ये पहला इंदराज है वो फर्द अहकाम में आ जाता है। फिर उसके बाद अतिक्रमण के विरुद्ध नोटिस जारी किए जाने चाहिए। नोटिस 3 प्रतियों में जारी किए जाते हैं। 2 प्रति नोटिस को तामील कराने वाले कर्मचारी को दी जाती है और 1 प्रति उस कार्यालय पत्रावली में रहता है। तो नोटिस तामील करने के लिए सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी को आदेश दे सकता है और 2 प्रतियां नोटिस की उस क्षेत्रीय वन अधिकारी को दे दी जाती है। क्षेत्रीय वन अधिकारी अपने कार्यालय की नोटिस पत्रिका में उसका इंदराज करके कि किसी वनरक्षक या वनपाल या स्वयं द्वारा व्यक्ति से जाकर के अतिक्रमण को नोटिस तामील करवाना चाहिए। और नोटिस तामील करवाने के लिए 1 प्रति उसको अतिक्रमण को यानी कि अप्रार्थी को दी जानी चाहिए और दूसरी प्रति पे उसकी प्राप्ति रसीद के हस्ताक्षर लेना चाहिए कि भाई मैंने दिनांक इतने इतने को ये नोटिस प्राप्त कर लिया है। और फिर वो वह तामील की हुई प्रति वापिस सहायक वन संरक्षक न्यायालय में पेश की जाती है। तो नोटिस तामील करने के लिए यदि कोई व्यक्ति घर पे नहीं मिलता है तो उसके घर में कोई व्यस्त सदस्य हो वो उसको वह नोटिस तामील करवाया जा सकता है और उससे प्राप्ति रसीद ली जा सकती है। लेकिन यदि वहाँ उसके घर पे न तो अतिक्रमण मिले, अपराधी मिले, न उसका कोई व्यस्त सदस्य मिले, तो ऐसी दशा में उस नोटिस की 1 प्रति उसके घर के दरवाजे या दीवार पर जो सबको देखने के लिए खुले हो उस पर चिपका करके और आस पड़ोस के 1-2 आदमियों के बतौर गवाह के हस्ताक्षर उस नोटिस की प्रति पे ले लेना चाहिए। और नोटिस की दूसरी प्रति पे इसका एक टिप्पणी लिख लेनी चाहिए कि अप्रार्थी घर पे नहीं मिला, उसका कोई व्यस्त सदस्य भी घर पे नहीं था, ऐसी स्थिति में ये नोटिस उस घर के इस जगह पर चस्पा किया और उसके पड़ोस के फला व्यक्ति के रूबरू ये कार्रवाई की गई और उसके नीचे तामील करवाने वाले का हस्ताक्षर हो और उस व्यक्ति जिसके रूबरू कार्रवाई की गई उसके हस्ताक्षर हो। और साथ में एक नोटिस चिपकाते हुए एक फोटोग्राफ भी ले लेना चाहिए। ये इस तरह से भी नोटिस तामील करवाया जा सकता है। यदि ये भी संभव नहीं हो और किसी सूरत में वो नोटिस लेने से इनकार कर रहा हो या व्यक्ति मिल ही नहीं रहा हो तो ऐसी सूरत में उस नोटिस को स्थानीय अखबार में प्रकाशित करवाया जा सकता है। ये इतनी कार्रवाई होने के बाद भी ये नोटिस तामील किया हुआ माना जाता है। नोटिस तामील हो जाने के बाद उस व्यक्ति को निर्धारित को तिथि तक न्यायालय में उपस्थित होना होता है और न्यायालय में उपस्थित होकर के अपने पक्ष में जवाब देना होता है। यदि वह व्यक्ति सहायक वन संरक्षक के कार्यालय में उपस्थित नहीं होता है तो सहायक वन संरक्षक
उस फर्द अहकाम में इसका इंद्राज कर देगा कि दिनांक इतने इतने को अपराधी को कार्यालय में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किया गया था, नोटिस तामील हो गया, परंतु आज 3 आवाज देने के बाद में भी इतने बजे वह व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ। तो वो उपस्थित नहीं होने की दशा में सहायक वन संरक्षक उस प्रार्थना पत्र के ऊपर अपना निर्णय दे सकता है। या यदि व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित हो जाता है लेकिन वह अपने पक्ष में कोई हेतु प्रस्तुत नहीं कर पाता है और कोई जवाब नहीं दे पाता है, तो ऐसी स्थिति का भी फर्द अहकाम में इस प्रकार से इंतजार कर देना चाहिए कि दिनांक इतने इतने को अपराधी स्वयं उपस्थित हुआ, वो उसने अपने पक्ष में किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया और न ही वो किसी कारण से अवगत कराया कि उसका कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाए। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और ये निर्णय दिया जाता है। और यदि अप्रार्थी निर्धारित तारीख को उपस्थित हो जाए और अपना जवाब भी पेश कर दे, तो उसके जवाब पेश करने के बाद में सहायक वन संरक्षक की ड्यूटी हो जाती है कि प्रार्थी द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र और अप्रार्थी द्वारा पेश किया गया जवाब, इन दोनों का अवलोकन करें और यदि अप्रार्थी का जवाब प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की स्वीकृति प्रदान कर देता है, तो इसका भी फर्द अहकाम में इंतजार करना चाहिए। और यदि अप्रार्थी का जवाब में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाता है, तो किस कारण से अस्वीकार किया जाता है, तो इसमें फिर इश्यू फ्रेम किए जाते हैं कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र और अप्रार्थी के जवाब में क्या डिफरेंस है, क्या विवाद की स्थिति है जिसके ऊपर निर्णय दिया जाना चाहिए। तो इसमें इश्यू ऑफ लॉ भी हो सकते हैं और इश्यू ऑफ फैक्ट भी हो सकते हैं। इश्यू ऑफ लॉ में कि सहायक वन संरक्षक द्वारा प्रकरण को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। यदि अप्रार्थी ने राजस्व भूमि पर अतिक्रमण किया है और उसकी सुनवाई के लिए सहायक वन संरक्षक के पास प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है, तो सहायक वन संरक्षक राजस्व भूमि पर किए गए अतिक्रमण को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं रखता है, तो ये इश्यू ऑफ लॉ कहलाता है। या इसके अलावा उसको कोई कोर्ट स्टाम्प की हो या कोई अन्य कानूनी उसमें हो, तो वो इश्यू ऑफ लॉ निर्धारित होता है। और इश्यू ऑफ फैक्ट में कि अप्रार्थी ने अतिक्रमण किया ही नहीं है, तो ये इसलिए वो प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं करता है। या इसके अलावा मौके पे जो अतिक्रमण है वह वन विभाग को भूमि आवंटन होने से पहले का है, तो वो इश्यू ऑफ फैक्ट हो जाता है। ये या एक प्रकार से कि वन विभाग को भूमि आवंटित हुई हो और किसी कारण से या किसी प्रकार से वह भूमि उस अप्रार्थी को आवंटित हो गई हो। ऐसे मामले इंदिरा गांधी कैनाल नहर परियोजना में है कि जो सीएडी ने पहले वो भूमि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को आवंटित की गई और जब वो भूमि कमांड हो गई तो सीएडी ने वह भूमि किसानों को आवंटित कर दी। तो ऐसे मामले हो, इस तरह से जो भी मामला हो तो वो इश्यू ऑफ फैक्ट बनता है। फिर इश्यू ऑफ लॉ और इश्यू ऑफ फैक्ट को डिसाइड करने के लिए समरीली ट्रायल किया जाता है और अप्रार्थी को और प्रार्थी को एग्जामिन किया जाता है और इसके बाद अपना निर्णय दिया जाता है। अब इसके बाद में सहायक वन संरक्षक के निर्णय की बात आती है। तो जो भी वस्तु स्थिति होती है वो उसकी पूर्ण जो डिटेल उस निर्णय में लिख करके और व्यक्ति को बेदखल करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही जितने वर्षों से वो अतिक्रमण चला आ रहा है वो उतने वर्षों के हिसाब से प्रत्येक वर्ष के लगान के 50 गुना तक वह
शास्ति आरोपित कर सकता है। और यदि वह अतिक्रमण दूसरी बार किया गया है तो उस अतिक्रमी को सजा देने का आदेश भिजवा सकता है, जिसके अंदर 3 माह की सिविल जेल का आदेश जारी कर सकता है। तो सजा देने वाला मामला हो तो वो उससे पहले उस व्यक्ति के बयान वगैरह ले लेने चाहिए और पूरी उसके अंदर उसको सुनवाई का मौका देना चाहिए। और ये आदेश जारी करने के बाद अब तीसरी स्टेज आती है कि मौके से कब्जे को खाली करवाना। तो मौके से कब्जे को सहायक वन संरक्षक खुद भी खाली करवा सकता है। सहायक वन संरक्षक खुद भी अतिक्रमी को मौके से बेदखल होने की कार्रवाई कर सकता है, या किसी वन अधिकारी को इसके लिए प्रतिनियुक्त भी कर सकता है। जैसे क्षेत्रीय वन अधिकारी को वह प्रतिनियुक्त कर दें कि आप इस कब्जे को खाली करा करके रिपोर्ट करें। और एक इसकी आदेश की पालना के लिए इजराय पत्रावली अलग से खोल दी जाती है, जिसके अंदर एक ऑर्डर शीट होती है और कब्जे को खाली कराने के लिए क्या क्या प्रयास, कब कब क्या क्या प्रयास किए जाते हैं, उसका दिनांकवार उसके अंदर इंदिराज होता रहता है। तो यदि अतिक्रमी कब्जे को खाली नहीं करता है या कब्जे को हटाने गए वन अधिकारियों का विरोध करता है, उसमें बाधा पहुंचाता है, तो ऐसी स्थिति में सहायक वन संरक्षक को चाहिए कि वह वहां के मजिस्ट्रेट यानी कि जिला कलेक्टर को कब्जा दिलवाने के लिए एक रिपोर्ट करें, जिसके अंदर निवेदन करें कि ये इस आदेश के द्वारा ये फलां वन भूमि पर कब्जा हटाने के लिए आदेश दिया गया था, लेकिन बार बार वहां मौके पर जाने पर कब्जेदारी द्वारा कब्जा नहीं हटाया जा रहा है और कब्जा हटाने वालों के कार्य में बाधा पहुंचा रहा है, उसका विरोध कर रहा है। अतः आप कृपया कब्जा हटा करके और भूमि सौंपने की कृपा करें। इस रिपोर्ट के ऊपर जिला कलेक्टर किसी रेवेन्यू अधिकारी या किसी और अधिकारी को मजिस्ट्रेट नियुक्त करता है और वह मजिस्ट्रेट अपने बल के साथ जाकर के मौके पर उस अतिक्रमी को कब्जा खाली करने और कब्जा सहायक वन संरक्षक को सौंपने के लिए बाध्य करता है। ये इस प्रकार से सहायक वन संरक्षक के आदेश की पालना हो जाती है। तो यदि मौके पर कब्जा ध्वस्त किया जाता है तो अतिक्रमी को पहले सूचित कर देना चाहिए कि वो अपना घर का सामान या जो भी सामान है अमृतसर से बाहर निकाल ले। लेकिन यदि अतिक्रमी ऐसा नहीं करता है तो वो उसके अतिक्रमण के जो भी गेट वगैरह है खोल करके या तोड़ करके उसमें जो भी सामान है वो सारा सामान अपने कब्जे में ले जाता है। उस सामान की एक लिस्ट बनाई जाती है और वो सामान अपने कब्जे में लेकर के और उस सामान की सूची जिला कलेक्टर को पेश कर दी जाती है। जिस सामान का डिस्पोजल है वो जिला कलेक्टर करता है। यदि मौके पर अतिक्रमण की खेती की हुई है, कृषि की हुई है और उसमें फसल खड़ी हुई है तो सहायक वन संरक्षक के आदेश अनुसार उस फसल को कुरट करके उसकी नीलामी कार्रवाई करके और वो राशि राज्य के कोष में जमा करवा दी जाती है। तो ये इस प्रकार ये मौके पर कब्जा खाली करवा लेना चाहिए। अब हमारे वन विभाग के सामने जो हालात पैदा हो रहे हैं और पैदा हुए हैं वो उसके अनुसार वर्षों से लोग वन भूमि पर कब्जा किए हुए बैठे हैं। बहुत सारे मामलों में तो फील्ड स्टाफ द्वारा सहायक वन संरक्षक को इसकी रिपोर्ट ही नहीं की गई है। जिन मामलों में प्रार्थना पत्र सहायक वन संरक्षक को पेश किए हुए हैं, सहायक वन संरक्षक उन प्रकरणों को निपटाना नहीं जानते और अपने आप को एक सिविल जज मान करके
पेशी पर पेशी देते रहते हैं। तो ये इस कारण से वो मामला अनिर्णय पड़ा रहता है, और निर्णय कर भी दिया जाता है तो वो मौके पर कब्जा हटा ही नहीं पाते हैं, केवल कागजों में हटा करके रह जाते हैं, या वो उसकी प्रथम अपील, द्वितीय अपील और निगरानी रेवेन्यू बोर्ड तक चलती रहती है। इस प्रकार से वन भूमि से एक बार कब्जा हुआ खाली नहीं हो रहा है। अभी हाल ही में वन मंत्री जी ने इन कब्जों को खाली कराने के लिए एक मीटिंग ली और काफी उस पे गंभीरता से लिया है। लेकिन कब्जा खाली कराने के लिए सबसे पहले तो मैंने इससे पहले के वीडियो में कहा है कि वन भूमि का सीमांकन होना बहुत जरूरी है, ताकि यह पुख्ता हो सके कि भाई वह वन भूमि इस सीमा से शुरू होती है। इसके अलावा रेवेन्यू मैप में वन भूमि की तरमीम होनी चाहिए, जमाबंदी के अंदर वन विभाग का नाम होना चाहिए, वन भूमि की अधिसूचना होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें पहले होगी, तब उसके बाद में वो सुनवाई कार्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और 1-2 महीने के अंदर अंदर सुनवाई होकर के और कब्जे खाली करने का आदेश जारी हो सकते हैं। तो अब इस प्रक्रिया में तहसील वाले कौन से प्रपत्र काम में लेते हैं, क्योंकि 91 के तहत तहसीलदार के पावर ही सहायक वन संरक्षक दिए हुए हैं। ये इसलिए तहसील द्वारा जो कार्रवाई की जाती है, उनके द्वारा जो प्रपत्र काम में लिए जाते हैं, वो उन प्रपत्रों को मैं इसमें डिस्प्ले कर रहा हूँ। आप मदद ले सकते हैं और जितना जल्दी हो सके वन भूमि को कब्जों से मुक्त करवाएं। धन्यवाद।